हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑनलाइन विद के में। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एक दूसरे कर रहे हैं। आज हमारी बुक का नाम है MGPE 11, इसको हम मानव सुरक्षा ही बोलते हैं। और देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर कराऊंगी। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट 2 है, क्योंकि इसका जो पार्ट 1 है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुरक्षा, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। ये पहले मैंने आपको 3-4 महीने पहले ये वाला चैप्टर मैंने आपको कराया था, तो इसका सेकेंड चैप्टर नहीं हो पाया था, तो मैं अब इसका सेकंड चैप्टर करा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संयोग और सुरक्षा। तो इसका प्लीज़ आप फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट है वो जाके ज़रूर देखना, फिर आप ये सेकंड जो इसका पार्ट है ये देखना। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए चैप्टर क्योंकि इसमें से हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, अब हम इसमें जानेंगे कि संयोग की मुख्य 4 विचारधाराएं कौन कौन सी है। जो संयोग होता है, पहले इस चैप्टर का मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय संयोग के ऊपर बात करते हैं और सुरक्षा के ऊपर, जिसमें हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संयोग में हमको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय संयोग हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम एक दूसरे देश का साथ देंगे, सहयोग देंगे, तो हमारी जो भौगोलिक जो रेखाएं होती है वो सही रहेंगी, युद्ध कम होंगे। और उसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि हमको अपनी जो विदेश नीति होती है इस तरीके से बनानी होती है कि साथ वाले जो देश है, पड़ोसी राज्य हैं, उनके अनुकूल हो। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें पार्ट 1 में पढ़ी थी। अब मैं पार्ट 2 में आपको पढ़ा रही हूँ कि सहयोग की 4 मुख्य विचारधारा कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहली है वैधता की शक्ति, फिर है तर्क की शक्ति, फिर है पहचान की शक्ति और इतिहास की शक्ति। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि वैधता की शक्ति क्या होता है। देखिए, वैधता की शक्ति में ये होता है कि जो भी आपका राज्य है, देश है, वो आपके वैध नियम जो होते हैं उसका पालन करना बहुत ज़्यादा उसके लिए आवश्यक है। चाहे वो जो नियम है वो उस देश के विरुद्ध हो या फिर अनुकूल हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु उसको जो वैध नियम होते हैं उसका पालन करना ही इम्पॉर्टेंट होता है। फिर है तर्क की शक्ति। तो देखिए, तर्क की शक्ति में होते हैं कि जो संयोग की समझ होती है, आपकी संयोग जो हम एक दूसरे को देते हैं उसकी जो समझ है, उसके जो आवश्यकता तत्व हैं, जो आवश्यक तत्व होते हैं और व्यवहारिक जो ज्ञान होता है वो केंद्रित किया जाता है। कि इसमें मतलब कि तार्किक रूप से लोगों को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि व्यवहारिक रूप से ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि वो भावनाओं में या फिर काल्पनिक जीवन में जी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रैक्टिकली है उसमें उनका ध्यान होना चाहिए और तर्क वितर्क करने में उनका अच्छे से अनुभव या फिर ज्ञान उसमें भी होना चाहिए। और जो लक्ष्य होता है उसकी समझ होना चाहिए, उनकी जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारा क्या लक्ष्य है और फिर हमको उसके ऊपर क्या कार्य करना है। बाकी मैं ये पोस्ट कर दूंगी, आप इन्हों को पढ़ भी सकते हैं और भी जो इसके अंदर थोड़ा एक्सप्लेन है। फिर है पहचान की शक्ति। देखिए, जो सामाजिक हम निर्णय लेते हैं वो विचार और पहचान पे आधारित होते हैं। हम कोई भी निर्णय लेते हैं समाज में रिलेटेड, तो वह विचार, पहले तो उस पर विचार होनी चाहिए और पहचान होनी चाहिए। और देखिए, हम जब राजनीतिक विज्ञान में जब सामाजिक रूप से कोई पहचान का अध्ययन करते हैं तो उसको रचनात्मकवाद कहते हैं। और देखिए, जब आप किसी समुदाय का विकास करते हैं तो वो संयोग के ऊपर ही हो सकता है। अगर आपको किसी समुदाय का या फिर किसी समाज का विकास करना है तो संयोग होना चाहिए आपस में, और उसके एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, क्योंकि अकेला कोई इंसान कोई कार्य नहीं कर सकता। तो इसमें इतना ही था पहचान में, बाकी आप पढ़ लेना, मैं पोस्ट कर दूंगी। फिर है इतिहास की शक्ति। देखिए, बताइए, ये जो सिद्धांत होता है आपका, इसमें क्या होता है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में जो पश्चिमी सभ्यता है उसका विचारधारा के इतिहास की झलक विश्लेषण है। कि जब हम ये सिद्धांत के ऊपर जो बात कर रहे हैं हम, तो इसमें पश्चिमी जो सभ्यता है उसके इतिहास की भी इसमें हम झलक देख सकते हैं। और इसमें बता रहे कि अगर आपको सशक्त जो शासन होता है वो अभिजात वर्ग के हितों के विचार का ही समुचित निर्णय होता है। कि अगर अच्छा शासन आपका है तो जो अभिजात वर्ग होते हैं उनके विचार और निर्णयों का ही परिणाम होता है। और बता रहे हैं कि जो विश्व व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संयोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संयोग का ढांचा। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संयोग होता है उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चुनौतियों को या फिर उनकी समस्या जो होती है उनको समझने के लिए आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संयोग होता है उसका विश्लेषण करना, उसका अध्ययन करना। तो ये सब चीज़ों में हम क्या जानते हैं कि जो हमारे सामने चुनौतियां हैं और जो समस्या हैं उसको समझ पाते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए या किस प्रकार से इसको दूर किया जाए। क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संयोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको पता लगता है कि कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती है, कौन कौन सी समस्या आती है। फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है, तो वो सब इसमें बताया गया है।
और देखिए, अगर आपको इस समस्याओं का निवारण करना है तो आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा भी इन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। देखिए, जो बाजार होता है, जो आर्थिक प्रबंध होते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, जो सहयोग होता है और जो सुरक्षा होती है और जो शांति निर्माण होते हैं, यही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि अगर आपको शांति की स्थापना करनी है अपने विश्व में, तो वहाँ पे सहयोग और सुरक्षा दोनों होनी चाहिए। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा क्या होता है, जो संघर्ष होता है उसका समाधान करने का प्रयास भी किया जाता है। अगर आप एक दूसरे देशों के साथ सहयोग करोगे तो जो शांति है एक तो वो बनी रहेगी, जो संघर्ष है वो कम होगा, जो युद्ध है वो कम होगा, ये सब चीज़ें। और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है उसको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। और देखिए, जो मैंने अभी आपको युद्ध के बारे में बताया था वो इसमें बताया जा रहा है कि जो पारराष्ट्रीय जो समस्याएं होती हैं या फिर जो युद्ध जैसी परिस्थितियां होती हैं उसका निवारण किससे किया जा सकता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि जो भी हमारे सामने समस्या आती है युद्ध को लेके या फिर अशांति को लेके या फिर जो आतंकवाद होते हैं सबको लेके, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उन सब चीज़ में। तो इसमें यही बताया जा रहे हैं बार बार। तो मैं इसको पोस्ट कर दूँगी, आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। और देखिए, जो सहयोग है ये गैर राजनीतिक तरीके से भी अपनाया जाता है। और जब हम सारी समस्याओं को समाधान कर लेते हैं तो जो प्रक्रियात्मक जो कार्य होते हैं उन पे भी ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो हमारे प्रक्रिया वाले कार्य होते हैं उन पे। और जो राजनीतिक समाधान होता है वो भी इसके द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, इसके अंदर के अब 2 पॉइंट हैं जो हम पढ़ेंगे। अन्योन्याश्रय सिद्धांत, इसको हम पारस्परिक निर्भरता भी बोलते हैं। तो ये बता रहे, तो इसमें बताया जो अन्योन्याश्रय जो पारस्परिक निर्भरता होती है वो जो सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि अगर आप पारस्परिक निर्भरता होगी, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं जब, तो उसमें क्या होता है कि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में। और बता रहे हैं यही क्या होता है कि जो आपकी सरकारी, गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभिकर्ताएं होते हैं इनको भी विभक्त करता है। जो कल्याणकारी विषय होते हैं और जो सुरक्षा के मुद्दे होते हैं इस पे भी ध्यान देखता है और इनको बांटता भी है। कि हाँ, जैसे जो जटिल प्रक्रिया होती है उसको सरल बनाता है। बस इसमें यही होता है कि पारस्परिक निर्भरता में क्या होता है कि जो जटिल नेटवर्किंग होते हैं इनको आराम से अच्छा बनाता है, इन सबको बांटता है ताकि जो भी समस्या उसका जल्दी से जल्द सुलझा, मतलब कि उसका समाधान हो सके। और इसमें जो बल या फिर संगठित हिंसा का जो प्रयोग किया जाता है उसको ये त्याग देता है, मतलब कि उसका यूज नहीं किया जाता इसमें। अब है नव प्रक्रियावाद। देखिए, जो नव प्रक्रियावाद होता है इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग होता है या फिर उसकी जो संरचनाएं होती हैं, जैसे कि आपका नव प्रक्रियावाद में औद्योगिक समाज की या फिर सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जो समाधान के लिए ये एकमात्र राज्य की कार्रवाई को पर्याप्त मानता है। अपर्याप्त मानते हैं, मतलब कि उसको सफिशिएंट नहीं मानता। बोलते हैं कि ये खाली नहीं है, कि अगर आपको कोई भी समाधान करना है, सामाजिक आर्थिक या कोई भी समस्याओं का समाधान करना है, तो एकमात्र राज्य ही इसका मतलब कि रास्ता नहीं है, इसके और भी बहुत सारे रास्ते हैं। और देखिए, जो नव प्रक्रियावाद है इसमें क्या होता है कि जो तकनीकी जो होते हैं फिर गैर राजनीतिक और जो लघु क्षेत्र होते हैं वो समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मंच तैयार करते हैं, मतलब कि तकनीकी रूप पे ज़्यादा ध्यान देता है और जो नए नए सोच विचार की चीज़ें आती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देता है। और ये बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे रास्ते, अगर आपको कोई भी समाधान करना है किसी चीज़ का तो उसका केवल एक रास्ता नहीं हो सकता। तो देखिए, यही समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट पढ़ते हैं। और जो ये नेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए गांधीवादी नीति वचन क्या है, कि गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ऊपर क्या बोला है। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और इसको आप पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं। देखिए, जो गांधी जी थे आप सभी को पता है कि अहिंसा के पुजारी थे और वो अहिंसा का दृष्टिकोण रखते थे और वो हमेशा शांति के समर्थक थे कि शांति की स्थापना होनी चाहिए। और जो वाद विवाद होते हैं, संघर्ष होते हैं, इन सबको निपटाना चाहते थे और वो चाहते थे कि इन सब का समाधान करना चाहिए। और क्या कहते हैं कि ये जो संघर्ष होते हैं, युद्ध होते हैं, इन सबको हम किस तरीके से शांति के रूप से कैसे हटा सकें, ये सब वो तरीके
बताते थे। और वो बोलते थे समाज में जो शोषण होता है वो आपका संरचनात्मक जो हिंसा होती है उसको जन्म देती है। संरचनात्मक हिंसा क्या होती है मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। तो बोलते हैं कि आप शोषण नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो संरचनात्मक हिंसा होती है उसका जन्म होता है। और इसी के कारण क्या होता है आपका कि जो आपके साम्राज्यवादी शक्ति होती है वो क्या करती है कि साम्राज्यवादी शक्ति के नियंत्रण के लिए संरचनात्मक हिंसा का ही प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें बता रहे हैं भारत और ब्रिटिश शासन जिसका विरोध गांधी जी ने किया था, अहिंसात्मक तरीके से किया था, उसमें किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं किया था। और गांधी जी बोलते हैं मनुष्य को पारस्परिक निर्भरता और जो मनुष्य जो होता है उसको आदर्शवादी और आत्मनिर्भर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गांधी जी की सोच ऐसी थी या उनका दृष्टिकोण ऐसा था कि जो आपकी सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक शोषण है उसको समाप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और राष्ट्रों के बीच पारस्परिक निर्भरता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गांधी जी जो पारस्परिक निर्भरता होती है समाज का एक अनिवार्य अंग समझते थे, क्योंकि वो कहते थे सहयोग के आधार पर ही हम समाज की स्थापना कर सकते, एक राष्ट्र की अच्छे से स्थापना कर सकते, बिना सहयोग के माध्यम से हम कोई कार्य नहीं कर सकते। और गांधी जी बोलते थे हम एक दूसरे को छोड़कर कहीं दूसरी और या कहीं दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। और उन्होंने जो संघर्ष होता है उसका अस्थायी स्वरूप बताया कि हम किस माध्यम से जो संघर्ष होता है उसको अस्थायी कर सकते हैं। अस्थायी मतलब कि ज़्यादा टाइम तक वो ना बना रहे, तो ऐसा क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो विश्वास होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो मानव चेतना होती है ईश्वर में उसका स्वरूप होना चाहिए पूरा, वो ईश्वर में मतलब कि ध्यान होना चाहिए और विश्वास इम्पॉर्टेंट है और शांति की स्थापना करना ज़्यादा ज़रूरी है और जो संघर्ष होता है उसको वहाँ से हटाना इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने लिखा है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु सतत परिवर्तनशील है और संघर्ष में अपवाद नहीं है, संघर्ष का भी जो रूप होता है वो समय समय पर बदलता रहता है। और गांधी जी विश्व में जो शांति होती है और अहिंसा जो होती है प्रसिद्ध उसके सहयोगी थे और प्रचारक थे कि वो प्रचार करते थे कि शांति की स्थापना करो, अहिंसा के चीज़ों का प्रयोग करो। और गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी थे। देखिए बाकी मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ, आप पढ़ लो, थोड़ा सा 1-2 लाइन है इसमें आगे। और देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो गांधी जी थे वो शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। तो वो अब हम पॉइंट है बहुत सारे, तो इसमें से मैं आपको कुछ पॉइंट पढ़ाऊंगी, बाकी आप पोज करके उसको पढ़ सकते हैं। सार्वभौमिक, परंपरागत और परमाणु निशस्त्रीकरण, कि हमको जो परमाणु निशस्त्रीकरण है उस पर ध्यान देना चाहिए, तब अंतर्राष्ट्रीय शांति भी बनी रहेगी और सुरक्षा भी। और जो पर्यावरण और परिस्थिति के संरक्षण है वो हमें करना चाहिए कि पर्यावरण को संरक्षण देना चाहिए और परिस्थिति को। और जो जनसंख्या, गरीबी और जो बेरोजगारी की समस्या उसका समाधान करना चाहिए। और संघर्ष और युद्ध के विचार की बजाय शांति के विचार पे ध्यान देना चाहिए। मानवता के साथ भूमंडलीकरण, जो दुर्बल व्यक्ति होता है उनको सशक्त बनाना चाहिए और सशक्तिकरण की सार्वभौमिक जो संस्कृति होती है उसका विकास करना चाहिए। फिर है गांधी जी विचारधारा के तहत सुरक्षा व सहयोग को विश्वास व शांति का परिणाम माना जाता है। अब इसके कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी तरह के औपनिवेशिकवाद, साम्राज्यवाद व शोषण रहित राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता, कि अगर आपको किसी भी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद और शोषण वाले कोई भी शोषण करता है तो उसको हटा के आपको राजनीतिक, आर्थिक और स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। और जो भी लक्ष्य और जो भी उपाय होते हैं उसको थोपना नहीं चाहिए बल्कि उसको स्वयं विकसित करना चाहिए। और सभी के लिए समानता होनी चाहिए। जो राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी। और सामान्य निशस्त्रीकरण होना चाहिए, एक पक्षीय निशस्त्रीकरण होना चाहिए। और समानता और संयोग पर आधारित समाज और जो हमारा समाज होता है उनका कल्याण होना चाहिए और सामान्य सुरक्षा होनी चाहिए। और जो छोटे राज्य होते हैं उनका सहयोग करना चाहिए बड़े राज्यों को। और जो भी सभी विवाद होते हैं उनको शांतिपूर्ण रूप से समाधान करना चाहिए। बाकी आप पोस्ट करके पढ़ लेने, छोटे छोटे लिखे, स्वतंत्रता का खुलापन होना चाहिए और पारस्परिक सेवा होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और गांधी जी बोलते सभी के लिए समर्थक एक शिक्षा होनी चाहिए, मूल्य आधारित हो। और इसके लिए मूल आधारित जो शिक्षा होती है उसको महत्व देना चाहिए। और जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, कोई भी सरकार जब निर्णय लेती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी व्यक्ति है, जो समाज है, उनका भी योगदान होना चाहिए, उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय जो भी जिम्मेदारी होती है उसमें भी उनकी भागीदारी और उनकी भूमिका होना ज़रूरी है। और जो राज्य की शक्ति होती है वो सीमित होनी चाहिए। सरकार को कम से कम अपनी भूमिका
मतलब निभानी चाहिए। उसमें जो जनता होती है उसकी भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए। सरकार को कम से कम शासन करना चाहिए, अपने जो भी नियम कानून है वो ज़्यादा थोपने नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें गांधी जी बोलते हैं। तो गांधी जी स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा बोलते थे। गांधी जी बोलते थे कोई भी अगर संकट होते हैं या जोखिम होते हैं उन्हों को हम कब हटा सकते हैं, जब स्वस्थ वातावरण होगा हमारा, तभी हम उसमें निर्णय ले सकेंगे। अगर हमारा सही सा वातावरण ही नहीं होगा, उसमें ही संघर्ष युद्ध होगा, तो हम किसी प्रकार के निर्णय नहीं ले पाएंगे, समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। और गांधी जी विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे, अहिंसा के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे, और जो राष्ट्रीय समुदाय होता है उस पर ज़्यादा जोर देते थे कि समुदाय रूप से सबको उसमें भागीदारी अपनी निभानी चाहिए। ये सब चीज़ें वो बताते थे। तो देखिए हमारी जो वीडियो यहीं समाप्त हो गई। बाकी 2-3 पॉइंट है नीचे, आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, मैं बता देती हूँ। चलो इसको भी देखिए। वो बोलते हैं गांधी जी कि अहिंसक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, शोषण रहित और संयोगशील होता है वो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। व्यक्ति को ऐसी शिक्षा दें जो प्रगतिशील हो, और जो हमारी संस्कृति होती है, समाज की संस्कृति और राजनीतिक सुधार भी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और व्यक्ति में लोकतंत्रीकरण और सशक्तिकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, और ये सब चीज़ें धीरे धीरे सुधार इसमें करना चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए स्टूडेंट, अगर आपको किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए अभी मेरे पास बहुत सी बुक ऐसी हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप मेरे को किसी भी प्रकार का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल जाएगा, जिस पे आप कांटेक्ट करके या फिर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप पेटीएम, फ़ोन पे कुछ भी करके मेरे को थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ बुक ऐसी हैं जो अवेलेबल नहीं हैं तो मैं उनको परचेज़ कर सकूँ। तो इसलिए तो चलिए मिलते हैं।